वो क्वेश्चन क्या था मुझे बताना पड़ेगा। एक बार मैं चेक करूं वो क्वेश्चन क्या था। I2 था, Cl2 था, दोनों मिले हैं। क्या बना था मुझे याद नहीं आ रहा क्वेश्चन। एक बार मैं अपनी कॉपी में देखूं क्या था, फिर मैं बताता हूं कि किसका सही है और किसका गलत है ना। एक बार मैं अपनी कॉपी में चेक करता हूं, बेटा रुक जाओ एक मिनट। तो ये तो याद ही नहीं मेरे को। ये तो कॉपी कुछ और है, इसमें तो है ही नहीं। हाँ बेटा, एक बार मुझे ये बताओ, I2 और Cl2 में ये बताओ, राइट हैंड साइड पे क्या लिखा था। क्या लिखा था? ICl प्लस ICl3, ये लिखा था क्या? और मुझे, मेरे पास वो क्वेश्चन नहीं है, एक बार बता दो मेरे को। I2 का और Cl2 का मास कितना है? ICl प्लस ICl3 हुआ ना? हाँ यही हो गया, ठीक है ठीक है ठीक है। हाँ हाँ, बस एक बार मास बता दो बेटा। यश राव बेटा, मास बता दो I2 और Cl2 का क्या था, मेरे को क्वेश्चन याद नहीं है ना। फिर मैं एक बार करके दिखा देता हूं ना उसको। हाँ, 25.4, ये तो था 25.4, और ये था 14.2। 14.2 ये था। एक बार सारे बच्चे देखो, एक बच्चे ने मुझे 14.2 बताया, एक ने मेरे को 1.42 बताया, और ज्यादातर बच्चे 1.42 ही बता रहे हैं। हाँ ठीक 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 ठीक। चलो, पहले इक्वेशन बैलेंस करो। अगर मैं यहां पे 2 लिख दूं तो क्या ये बैलेंस हो गई? हाँ बैलेंस हो गई। इसके मोल्स कितने होंगे? 25.4 अपॉन 254, तो ये कितना आएगा? 0.1 आई थिंक, है ना। और इसका कितना आएगा? 1.42 अपॉन Cl2 का होता है 71, तो 71 दूनी 142 होता है, 2/100 यानी 0.02। तो कम कौन हुआ? ये। तो अगर कम ये हुआ तो यही लिमिटिंग रिएजेंट है। तो जिस भी बच्चों ने Cl2 निकाला है वो लिमिटिंग रिएजेंट हो गया। अब ये कितना बनेगा? ये कितना बनेगा इससे निकाल लो। ये कितना बचेगा? है कितना? 0.1 माइनस कितना खर्च होगा? इसका 1 कोफिशियंट, इसका 2, तो 1/2 इंटू कितने मोल्स है? 0.02। बस इसको माइनस कर दो, आंसर आ गया। ठीक है बेटा। हाँ ठीक है। तो सभी का सही आ गया फिर तो, है ना। चलो, अब बताओ सारे बच्चों, लिमिटिंग रिएजेंट, एक्सेस रिएजेंट, ट्रिक नंबर 1, ट्रिक नंबर 2, जो मैंने स्टाइकियोमेट्री का कराया है, क्लियर है बच्चों को? बताओ, कोई दिक्कत तो नहीं? फिर मैं अपनी गाड़ी को आगे बढ़ाता हूं। बोलो, एक बार मैसेज बॉक्स में बता दो मेरे को कि क्या होगा। हाँ, कोई डाउट तो नहीं किसी को? और अगर डाउट होता भी है ना, तो एक बार वीडियो को आप एक बार और देख सकते हो, एक बार और देख सकते हो। लेकिन मेहनत करो, जूझो। ठीक है ठीक है ठीक है। अच्छा, आपने सारे क्वेश्चन निकाल लिए थे? ठीक है, किसी ने भी नहीं कहा, क्लियर है। ठीक बेटा, देखो, अब मैं सभी बच्चों को आगे ले चलता हूं, और स्टैकियोमेट्री करने के और भी जो तरीके हैं मैं उनको सिखाता हूं। आज का पहला विषय है, आप भी लिखिए, सीक्वेंशियल रिएक्शन। सीक्वेंशियल रिएक्शन, इसकी भी स्टैकियोमेट्री जेई में और नीट में आती है। ठीक है। तो सीक्वेंशियल रिएक्शन, इसके बारे में मैं आज बात करने वाला हूं। तो बिल्कुल अपना दिमाग कान खोल के सुनो। देखो, अगर किसी जगह पे 2 रिएक्शन हो रही हो कम से कम, और उनमें से कोई रिएक्टेंट या प्रोडक्ट, कोई कम से कम एक भी चीज कॉमन हो, 2 रिएक्शन कम से कम हो रही हो,
और रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में से कोई एक चीज कॉमन हो, ऐसी रिएक्शन को हम सीक्वेंशियल रिएक्शन कहते हैं। नोट करो, इफ एट लीस्ट टू reactions going on and at least one reactant or product common, then it is called sequential reaction। ऐसी रिएक्शन को हम सीक्वेंशियल रिएक्शन कहते हैं। इसके क्वेश्चन जेई एडवांस में आते हैं और नीट के कुछ अच्छे क्वेश्चनों में इसके क्वेश्चन बनते हैं। मैं आपको अब स्टाइकियोमेट्री का ये हिस्सा डील करता हूं और इसके बाद मैं बताऊंगा एक मेथड होता है पीओएसी। यशराव मेरे से पूछ भी रहा था, तो अब इसके बाद बताऊंगा, ठीक है। तो मैं आपको बताता हूं, देखो क्या होता है। देखो ऐसे लिख दिया, ए प्लस 2b फॉर्मिंग सी प्लस 2d, हो गया। उसके बाद अगले में 2c प्लस 5e इज इक्वल टू 8h, और उसके बाद 6h से मैंने मान लो 12f बना लिया। ये तीन रिएक्शन देखो हो रही है। तीन रिएक्शन में देखो ये कॉमन है और इनमें ये कॉमन है, दिख रहा है आपको। तो तीन रिएक्शन की ये स्टाइकियोमेट्री हो गई और ये मान लो कि ये तीनों बैलेंस इक्वेशन है। अब हमने 3 मोल इसके ले लिए, 3 मोल इसके ले लिए, और हमसे पूछा गया कि एफ के मोल्स कितने बनेंगे। एफ के मोल्स कितने बनेंगे, ये वाले हैं दिया, इन दोनों का पूछा है इसका। अगर मैं इसको ट्रिक नंबर 1 से करूंगा तो टाइम लगेगा, लेकिन अगर मैं इस क्वेश्चन को ट्रिक नंबर 2 से करूंगा तो देखना कितना आसान होगा। बहुत ध्यान से देखना। और अब सारे बच्चों को एक बात ध्यान से सुन लो, ठीक है। हाँ सानवी बेटा, आपके डाउट्स को मैं क्लियर करूंगा, रुक जाओ बेटा, थोड़ा सा समय देखो। अरे भाई, यहां पर 5 तरह के बैच हैं, आपने क्वेश्चन भेज दिए हैं, मैं उनको डाउट सॉल्व कर दूंगा। पहले आप इसको देखो, ठीक है। आपने भेज दिए हैं मुझे पता है, लेकिन मैं समय निकाल के आपको कर पाऊंगा, मोस्ट प्रोबेबली कल करूंगा, ठीक है। हाँ आप फिलहाल इसको समझो, वो ये है कि ये सीक्वेंशियल रिएक्शन है, दिया इसका है, पूछा इसका है। तो अगर आप लोग बुक के मेथड से करोगे जो कि यूनिटरी टाइप का मेथड होता है कि इससे ये होता है, इससे ये होता है, बहुत टाइम लग जाएगा। लेकिन जो मैंने ट्रिक सिखाई है वो देखो। पहली बात तो आपको यहां से यहां आना है, तो आप हमेशा उन्हीं के ही मोल्स निकालो जो कॉमन है, बाकी जो अनकॉमन है उससे आपको कोई मतलब नहीं है। तो एक बात बताओ, इस पूरी रिएक्शन में पहले में सी के कितने मोल्स बनेंगे, पहले तो ये देखना पड़ेगा लिमिटिंग रिएजेंट कौन है, फिर वो डिसाइड करेगा कि भाई क्या बोलते हैं, वो डिसाइड करेगा कि भाई कितना सी बनेगा। तो ये हो गया 3/1 3, ये हो गया 3/2 1.5, ये कम है, और ये कम है तो लिमिटिंग रिएजेंट है। तो ये कितना बनेगा, कॉमन ही निकालना है। इसका कोफिशियंट 1, इसका कोफिशियंट 2 डिवाइड, और इसके खर्च कितने हो रहे हैं 3, यानी कि 1.5 या 3/2 मोल्स बनेंगे। जो बनेंगे वही आगे खर्च होंगे, तो यहां लिख लो 3/2, क्योंकि पहले से 3/2 बना है। अब इससे कॉमन निकालो H, इससे कोई मतलब नहीं, बस इससे मतलब है।
तो अब इससे ये कितना बनेगा, यहां लिमिटिंग रिएजेंट निकालने की जरूरत नहीं, केवल एक ही तो है। तो जब एक होता है तो वही लिमिटिंग रिएजेंट होता है। जब एक होता है तो यहां लिमिटिंग रिएजेंट निकालने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट चले जाओ। यहां कितना हो गया 8 बाई, इसका कितना 2, इनटू खर्च कितना हुआ 3/2, तो कितना हो गया ये हो गया 4, 12/2 यानी 6 मोल हो गया। अब जो ये यहां बनेगा वो यहां खर्च होगा, तो 6 मोल हो गए, और 6 यहां लिखा है। तो अब मुझे इसके निकालने हैं, तो इसका कोफिशिएंट कितना 12 डिवाइडेड बाई इसका कोफिशिएंट कितना 6, 6 6 कैंसिल हो गए। सीधी बात है 12 मोल्स HF के बनेंगे, और यही इस क्वेश्चन का आंसर है। देख लो, हो गया सीक्वेंशियल। तो जब स्टाइकियोमेट्री एक से ज्यादा रिएक्शन की हो और उसमें एक कम से कम कंपाउंड कॉमन हो, तो हम उसको सीक्वेंशियल रिएक्शन कहते हैं। इसके क्वेश्चन जेई में, एडवांस में, नीट में अच्छे लेवल पे आते हैं, और इनको करने का जो अंदाज होता है, जो तरीका होता है, वो आपके सामने ये है। अब आप देख सकते हो कितनी जल्दी, ये तो मैं आपको समझा रहा था इसलिए मैं इतना टाइम लगा रहा था, लेकिन बेटा ये क्वेश्चन तो जमा हलवा बन जाते हैं अगर आपको ये ट्रिक पता है तो। और इस ट्रिक से आप लोगों ने कर लिया, मुझे पहले बताओ क्या आंसर समझ में आया है कि नहीं आया है। सिर्फ अपने को कॉमन से मतलब होता है, बाकी किसी चीज से मतलब नहीं। सुभाजीत का लगभग एक ही क्वेश्चन है कि सर ये बताओ, यहां तो H में 8 लिखा है, यहां 6 लिखा है। इसके चक्कर में आपको नहीं पढ़ना है कि यहां 8 लिखा है या यहां 6 लिखा है। सीधी बात है, जो इस रिएक्शन से H बनेगा, जो इस रिएक्शन से H बनेगा, वो पूरा पूरा यहां खर्च होगा, चाहे यहां 6 लिखा हो या 5 लिखा हो। तो रिएक्शन की स्टाइकियोमेट्री पे नहीं जाना है। सुभाजीत क्या कह रहे हैं, सर यहां C1 लिखा है, यहां C2 लिखा है। अरे कुछ भी लिखे रहने दो यार, सीधी बात है, जो यहां सी बनेगा वो 1 के हिसाब से बनेगा, और जो बनेगा वही काम आएगा, लेकिन खर्च 2 के हिसाब से होगा। तो मैं अपने सारे स्टूडेंट को फिर बता दूं, यहां क्या लिखा है बैलेंसिंग में और यहां क्या लिखा है, या यहां H के साथ में क्या लिखा है और यहां क्या लिखा है, इसके चक्कर में आपको नहीं पढ़ना है। सीधी बात है, जितना बनेगा वही सारा खर्च होगा। अगली रिएक्शन अगले के हिसाब से खर्च होगी, लेकिन जो बना है दूसरी रिएक्शन से, सॉरी पहली रिएक्शन से, वो एज इट इज दूसरे में काम आएगा, वो एज इट इज तीसरे में काम आएगा, कोफिशिएंट कुछ भी लिखा हो। तो यशराव का और सुभाजीत श्योकंद का मुझे ये दो सवाल कि सर यहां तो 1 था, यहां 2 था, अरे होने दो यार, ये 1 के हिसाब से बन जाएगा और 2 के हिसाब से खर्च हो जाएगा, लेकिन जो यहां बनेगा वही तो खर्च होगा। ऐसा तो है नहीं कि जो बनेगा उसका कुछ पोर्शन छोड़ दोगे और बाकी खर्च करोगे, ऐसा थोड़ी ना है। जो बनेगा वो सब खर्च होगा। क्यों? क्योंकि जब एक रिएजेंट होता है तो वहां पे वो पूरा लिमिटिंग रिएजेंट होता है, तो जो पहले में बनेगा वो अगले में पूरा खर्च होगा, तभी तो वो लिमिटिंग होगा। उसको बचाओगे क्यों? तो यहाँ कोफिशिएंट क्या लिखा है इससे कोई मतलब नहीं है। तो ये दो बच्चों के सवाल थे जिसको मैंने एड्रेस किया है। अब बताओ समझ में आया? मैं इस तरह का एक क्वेश्चन अभी और करा देता हूं, एक से तो पेट भरता भी नहीं यार। हाँ, मानसी, सर H की वैल्यू 12 आनी चाहिए। H की वैल्यू 12 कैसे आएगी बेटा? जब ये 3/2 खर्च होगा तो H की वैल्यू कितनी होगी? H/8/2 इंटू 3/2, तो 24/4 है बेटा। तो 24/4 तो 6 ही हुआ ना, 12 कहां से आएगी? अपनी कैलकुलेशन चेक करो मानसी, और फिर हाँ और ना में जवाब दो। जल्दी बोलो, ओ भाई बोलो फटाफट, फिर मैं अगली बात शुरू करूं यार। तुम लोग तो मैसेज भी नहीं टाइप करते यार, बता तो दो हाँ या ना में। हाँ जी, जल्दी बोलो।
सेकेंड रिएक्शन में ई भी हो सकता है लिमिटिंग रिएजेंट। अरे जब हमसे आपसे कह चुके हैं यार कि जो कॉमन नहीं है उससे कोई बकवास ना करो, सीधी बात है। जो कॉमन है उससे मतलब रखो, उसी के मोल्स निकालो, उसी से अगले का निकालो, ऐसे गाड़ी यहां पहुंच जाएगी। जब आलतू फालतू चीजों से मुझे कोई मतलब ही नहीं है तो मैं अपना समय क्यों बर्बाद करूं यार, सीधी बात है। आया समझ में? चलो, मैं ऐसा करता हूं, एक क्वेश्चन और करवाता हूं। इस क्वेश्चन को बच्चे करके दिखाएं। ए प्लस टू बी फॉर्मिंग 5C, ये 5 है, और प्लस डी 3D। उसके बाद 2D प्लस 5E इज इक्वल टू आपका 6H। उसके बाद 3H हमेशा 4F बनाता है। अगर मैं इसके एक मोल ले लूं और इसका भी एक मोल ले लूं तो बताइए एफ के मोल्स कितने बनेंगे? ये सारे बच्चे क्वेश्चन मुझे करके दिखाओ, करके दिखाओ। लगाओ दिमाग। सिर्फ कॉमन से मतलब रखना है पहली रिएक्शन को छोड़कर, सीधी बात। और मुझे 1 मिनट के अंदर सारे बच्चे आंसर बताएं, और फिर डी के बाद में एच देखना है, और फिर अंत में एफ निकालना है। तो लिमिटिंग रिएजेंट आई थिंक ये होगा। अब इससे डी निकालो। कोफिशिएंट 3/2 इंटू इसके खर्च कितने हुए 1, यानी 3/2 बने। जो बने वो पूरे पूरे खर्च होंगे 3/2। क्या लिख दिया? अब इससे एच निकालो। 6/2 इंटू 3/2, ठीक है। तो ये हो गया 18/4, तो 9/2 हो गया। अब जो यहां एच बनेगा वो अगले में पूरा खर्च हो जाएगा, तो 9/2 लिख दिया। कोफिशियंट ये 4/3 इंटू 9/2, 9/2 यही हुआ ना भाई, 4/3 इंटू 9/2, क्योंकि 9/2 खर्च हो रहा, ठीक किया मैंने। अच्छा, तो ये हो गया 2, 18/3, 6 मोल। अब इसमें अगर मेरी कैलकुलेशन सही है, जो कि मुझे ठीक ही लग रही है, मैंने गलत तो नहीं किया है, तो मेरे हिसाब से इस क्वेश्चन का आंसर, जिन भी बच्चों ने 6 मोल्स निकाला है उन्हें कम से कम सीक्वेंशियल रिएक्शन आ गई। लेकिन किसी का 12 भी है, किसी का 3.5 भी है, किसी का 13.5 भी है, किसी का 4 भी है। जमा आसान मेथड है यार, इसमें भी गलती करोगे तो क्या होगा यार, है भाई? नहीं समझ में आई बात है? बताओ, 6 मोल किसका किसका सही है? फटाफट बताओ जरा मैसेज में, बोलो। हाँ जी। देख रहा हूं कौन कौन बोल रहा है, हाँ बोलो भाई। हाँ जी, यस। हाँ, ज्यादातर बच्चों का 6 ही था, मैंने बोला नहीं था क्वेश्चन पढ़ाने से पहले कि ज्यादातर बच्चों का 6 था, 6 था, 6 था। हाँ, तो इसका मतलब ज्यादातर बच्चों ने तो कर ही लिया। लेकिन बेटा, जिन बच्चों ने 10th क्लास में और 9th क्लास में थोड़ी सी सिंपल टीचिंग करी है, मतलब कहीं भी उल्टा सीधा ट्यूशन लगा लिया या सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ ली, उन्हें 11th में थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। क्योंकि आप क्या देख रहे हो, केमिस्ट्री का पहला चैप्टर चल रहा है। इतने न्यूमेरिकल तो पूरी केमिस्ट्री में नहीं किए आपने 10th में या 9th में, मिला भी दो, और ये तो पहले चैप्टर में हो गया। तो ये ध्यान रखना सारे बच्चों,
कि 10th और 11th में अंतर नहीं, कहते नहीं है, जमीन और आसमान का अंतर है, वो है। इंडिया में 11th की पढ़ाई सबसे टफेस्ट होती है। तो जो बच्चे न्यूमेरिकल करके नहीं आ रहे, वो एक बार तो स्ट्रगल करेंगे, लेकिन इसमें टीचर की कोई दोष नहीं है। आपने अगर पीछे कम पढ़ा है तो उसका दोष किसका है वो आप जानते हो। लेकिन हमारे पास एक बार अच्छे से पढ़ लोगे तो पूरी जिंदगी में केमिस्ट्री नाम से भड़क खत्म हो जाएगी। लेकिन इसमें टीचर का दोष नहीं, सिलेबस है इतना है भाई, सिलेबस ही इतना है। तो जो बच्चे छोटी छोटी गलतियां कर रहे हैं उनको मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी। उन्हें हो सकता है कि जो काम और बच्चे 2 घंटे में करते हो उनको 3 घंटे लगे, लेकिन करना पड़ेगा, जूझना पड़ेगा। लेकिन एक बार आपने सही ढंग से 3-4 चैप्टर तक मुझसे निपट लिया, फिर तो आप केमिस्ट्री निपटा दोगे, ये मेरा वादा है आपसे। लेकिन एक बार तो भड़क लेनी पड़ेगी आपको। हाँ, फिर बाद में ये ना कहियो टीचर को पढ़ाना नहीं आता। तो अगर मुझे आपको कैरियर के साथ में बनाना है ना, तो ये चीजें सिखानी पड़ेंगी जो कि आम टीचर नहीं पढ़ाते। पहले बोल दे रहा हूं, नहीं पढ़ाते। अभी भी आप कहीं उल्टे सीधे जगह ट्यूशन लगा लेते, शायद ना पढ़ाते, लेकिन उसका पता तब लगता ना जब +2 के बाद आया। अभी अच्छे से पढ़ लो। और एक बात और मैं बताता हूं, हर बच्चा आईआईटी में जाएगा नहीं, हर बच्चा मेडिकल में जाएगा नहीं। आगे ग्रेजुएशन करोगे ना, मैं केमिस्ट्री 2 साल में इतनी पढ़ा दूंगा कि ग्रेजुएशन तक भी ट्यूशन लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और बोलो, बस ये 2 साल मेहनत के हैं। हाँ जी। हाँ। हाँ। यस। यस राव। यस राव कह रहा, सर आपने ये चैप्टर 80-90% मुझे 11th में पढ़ा, 10th में पढ़ा रखा था। देखो इसका फायदा मिल रहा है ना अब। और जो तुम लोग को एनटीएससी में पढ़ाया था वो भी आया था। जो तुम लोग का बोर्ड का हुआ नहीं तो मैं कह नहीं सकता कि उसमें क्या आता है, उसमें भी वही आता। लेकिन बच्चे कह रहे हैं सर आपके टीचिंग की वजह से इंटरेस्ट बन जाता है। तो इंटरेस्ट इसलिए बन जाता है कि मैं आपको ट्रिक सिखा रहा हूं, आसान शब्दों में करा रहा हूं। लेकिन भाई कोई हर बच्चा हर जगह थोड़ी सीख सकता है। बाद में मुझसे आप कहो जी समझ में नहीं आया, अरे थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी भाई, तो आ जाएगा। टीचर की कोई दोष नहीं इसमें, सिलेबस है इतना है। केमिस्ट्री 9th-10th में कुछ नहीं थी, इतनी थी। आगे ग्रेजुएशन में कितनी है, इतनी है। लेकिन जो कुछ है वो 11th-12th में। कितना ही बता दो, थोड़ा है। और बोलो, ठीक है ना। हाँ, चलिए। हाँ, तो ये बात ध्यान रखना कि जो बच्चे थोड़ा सा स्लगिश हैं, स्लगिश का मतलब थोड़े से धीमे धीमे, अरे यार इतने न्यूमेरिकल भी होते हैं कहीं पे, है। और किसी आम बच्चे से, टीचर से बात कर लो, बोले केमिस्ट्री तो रटने वाला सब्जेक्ट है, ये तुम्हें रटने वाला दिख रहा सब्जेक्ट है। मुझे बड़ी गुस्सा आती है उनको तो सुनकर। तो यार बताओ यार, के कमाए हैं, तो बहुत गुस्सा आती है। और अगर जीवन में कुछ बनना है तो 11th-12th की पढ़ाई बहुत मजबूती के साथ करनी पड़ेगी। और डिग्री लेनी है, फिर इंडिया में डिग्री बड़े आराम से मिलती है, तो फिर ट्यूशन लगाने की भी कोई जरूरत नहीं है। तो ये मैं कह दे रहा हूं, ये बता देता हूं ना, आंखें खोल देता हूं। कहते हैं ना, आंखें खोल दी आपने सर हमारी, ऐसा नहीं कहते, आंखें खोल दी हमारी आपने। बाद में टीचर को ना दोष दियो, लेकिन करो, मेहनत करो, डीपीपी करो, प्रॉब्लम करो, वीडियो 2 बार देखो, तब आ जाएगा चीजें समझ में। चलो, हो गई ना बात। हाँ, बाद में कहो कुछ। अब इसी क्वेश्चन में थोड़ा सा ट्विस्ट ले आते हैं, ठीक है। वो ट्विस्ट भी एडवांस का लेवल का। देखो, जैसे आ गया A+2B फॉर्मिंग C+D, हो गया। और डी ने कुछ बनाया, कुछ मान लो 2E बना दिया, 2E। और 2E बनने के बाद, 2E बनने के बाद मान लो 3E जो है वो मान लो 4F बना है। इसके मैंने 2 मोल लिए, इसके मैंने 2 मोल लिए। F के कितने मोल्स बनेंगे
आप कहोगे सर ये तो आप वही क्वेश्चन करवा रहे हो। नहीं, अब मैं आपको बताता हूं। यहां लिख रहा हूं 80% ईल्ड, यहां लिख रहा हूं 100% ईल्ड, और यहां लिख रहा हूं 90% ईल्ड। ऐसे भी क्वेश्चन एडवांस लेवल में आते हैं। 90% ईल्ड, समझे भाई? तो ये भी सीक्वेंशियल है। अब इसमें क्या चीज नई जुड़ी है वो देख लो। बाकी तो कैसे करना आपको पता ही है, लेकिन 80% ईल्ड का मतलब समझते हो? ईल्ड का मतलब होता है प्रोडक्शन। 80% ईल्ड का मतलब होता है कि जितना हम सोच रहे हैं उतना नहीं बनेगा, उसका 80% बनेगा। तो पहले क्या करना पड़ेगा? पहले ये देखना पड़ेगा भाई कितना बनना चाहिए, उतना नहीं बनेगा। फिर उसमें 80% का मल्टीप्लाई कर दो, यानी 0.8 का मल्टीप्लाई कर दो। और 100% ईल्ड का मतलब जितना हम सोच रहे हैं उतना बनेगा। 90% ईल्ड का मतलब क्या हुआ कि जो हम सोच रहे हैं उसका 90% बनेगा। तो कई बार जेई एडवांस में इस तरह की भी चीजें ऐड हो जाती हैं। कोई बात नहीं, जमा हलवा है, खा लो। देखो कैसे। लिमिटिंग रिएजेंट कौन है? ये तो समझी गए। सिर्फ कॉमन से मतलब रखो। 1/2, ये 2, इसका कोफिशियंट 1, इसका 2, और खर्च भी कितने हुए? 2। सही है? बोलो। इसका मतलब 1 मोल बनेगा डी का, लेकिन एक नहीं, एक का 80% बनेगा, यानी 0.8 से मल्टीप्लाई कर दो, यानी 0.80 मोल बनेगा। क्योंकि ईल्ड 80% है, इसका यह मतलब हुआ कि जितना बनना चाहिए उतना नहीं बना, उसका 80% बना, इसका यह मतलब हुआ। ठीक है भाई, एक का 80% कितना होता है? 0.8 ले लिया। अब जो यहां एक्चुअल में बनेगा उसको यहां लिख लो। 1 नहीं लिखना, 80.8 लिखना। अब डी निकालो, ई सॉरी, 2/1 इंटू 0.8, कितना हो गया? 2 8 16, 1.6 मोल हो गया। और ये 100% ईल्ड का है, तो जितना बनना चाहिए, जितना सोचा उतना ही बनेगा। तो 1.6 में कोई छेड़छाड़ नहीं होगी, और 1.6 कर लिया। अब यहां 1.6 लिख लो। इससे एफ निकालो, कितना कोफिशियंट? 4। बाई कितना? 3। आ गया समझ में? इनटू खर्च कितने हुए? 1.6। 16 चौको 64, तो आई थिंक 6.4/3। ये तो हमने सोचा बनना चाहिए, लेकिन ये तो नहीं बना, इसका 90% बनेगा। तो मैं इसका 0.9 ले लूंगा। 90/100 तो यही हुआ ना, 0.9। तो ये कितना हो गया? 0.3। 3 चौक 12, 3 छंग 18, और एक 19। और इस जगह पे कितना आएगा? 2 पॉइंट के बाद, यानी 1.92। यही है ना? गलती देखो, 6.4 इंटू 0.3, यही आएगा ना? 3 चौक 12, और 3 छंग 18, एक 19, और 2 पॉइंट, यानी कि मुझे 1.92 मोल्स मिलेंगे। गलतियां मुझसे भी हो सकती हैं कैलकुलेशन में, कॉन्सेप्ट में गलती नहीं होगी, ये मेरा वादा है। कहीं मैं भी गलत लिख सकता हूं, अगर हो तो मुझे टोक दियो। मैं कोई भगवान नहीं हूं, गलतियां मेरे से भी होती है। लेकिन ये मुझे बताओ, अगर ये जेई एडवांस का क्वेश्चन आया, जब भी आया था, वहां ए और बी में जो आज लिख रहा हूं वहां कुछ कंपाउंड लिखे थे। करने का जो तरीका है वो ये है, क्या समझ जाओगे? अब ईल्ड वाले क्वेश्चन भी कर लोगे? मेरा सवाल आपसे ये है, हाँ या ना में मैसेज बॉक्स में जाके फटाफट टाइप कर दीजिए। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। छा गए गुरु, छा गए, बिल्कुल सही। ठीक है, कर लोगे? हाँ सर, परसेंटेज पूरे क्या होते हैं? परसेंटेज पूरे क्या होते हैं? रवि पंजेठा क्या पूछ रहे हो बेटा? एक बार दोबारा से पूछो। परसेंटेज पूरे क्या होते हैं, ये क्या मतलब हुआ? परसेंटेज पूरे क्या होते हैं? ये तो तुम्हारा मैं क्वेश्चन ही नहीं समझ पाया, क्या मतलब है इसका? एक बार फिर से पूछो यार।
है। हाँ भाई, आया समझ में सभी को? कर लोगे ना? हाँ जी, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। चलो भाई, मैसेज आया नहीं आपका बेटा? कोई नहीं, मेरे से पूछ लियो। चलो, तो क्या मैं ये मान लूं कि स्टाइकियोमेट्री में अगर सीक्वेंशियल रिएक्शन है उसको भी हम आराम से कर लेंगे? अच्छा, अब आया मैसेज, पढ़ रहा हूं बेटा, रुक जाओ। सर पूरे परसेंटेज भी पर भी तो आते हैं क्या? अरे भाई, अगर अभी भी मैं तेरा क्वेश्चन प्रॉपर समझ नहीं पाया कि तू क्या वास्तव में पूछना चाहता है, लेकिन जितने मेरे पल्ले पड़ी है मैं उस हिसाब से बता दूं कि जब 80%, 90%, 100% ना हो, जैसे पिछले क्वेश्चन में हमने कहीं लिखा था, तो फिर जितना सोचोगे उतना ही बनेगा। लेकिन अगर 90% लिख दिया ना, तो उसका 0.9 बनेगा, जितना आप सोच रहे हो। तो देखना पड़ेगा क्या लिखा है क्वेश्चन में और क्या नहीं लिखा है। ठीक है? आ गया सबके समझ में? ठीक है। तो मैंने इस तरह से क्वेश्चन करवा दिए हैं, और आपको जो डीपीपी नई मिलेगी उसमें इस तरह के क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। चलिए, है ना? नहीं, प्योर एक अनुज कौशिक पूछ रहा जी, प्योरिटी परसेंटेज। अरे भाई, मैंने आप लोगों को बताया था कि रिएक्शन से जो भी निकलता है वो प्योर होता है। पीछे क्वेश्चन नहीं कराया था? और अगर मुझे उसको कुछ, मान लो प्योर अमाउंट मुझे मिली 10 ग्राम, और इम्प्योर अमाउंट के साथ में टोटल अमाउंट 20 दी हुई है, तो क्या परसेंटेज प्योरिटी 50% नहीं हो गई? अनुज कौशिक को एड्रेस कर रहा हूं मैं, अनुज कौशिक को। तो आप अपना सवाल पर्टिकुलर देखो, मेरे को भेजो, उसको मैं डील करके समझा दूंगा। ऐसे हम हवा में तीर मारेंगे ना तो आप समझ पाओगे ना ठीक से मैं समझा पाऊंगा। आज भेज दो, आज समझा दूंगा, भेज दो व्हाट्सएप पे मेरे, भेज दो, मैं कल तक आपको भेज दूंगा। ऐसे पूछोगे तो बाकी बच्चे समझ ही नहीं पाएंगे कि अनुज क्या पूछ रहा है और सर क्या बता रहे हैं। जब क्वेश्चन होती है तो ठीक ढंग से बात होती है, तो आप मेरे पास भेजो। ठीक है? हाँ। अच्छा, मैंने भी यही पूछा था, तो आप लोग क्या, आप काम करो ना, ओहो, आप लोग मेरे को बताओ ना वो क्वेश्चन क्या है। इसका मतलब आप लोग के पास कोई क्वेश्चन है तो दो मेरे को, मैं सारे बच्चों के सामने डिस्कस कर दूंगा। और बोलो, आज भेज दो, कल डिस्कस कर देंगे। और बोलो, तो सारे बच्चे समझ लेंगे, उसमें क्या दिक्कत है? ले भेज दो मेरे पास, मैं कल कर दूंगा। ठीक है, भेज दियो भाई। आप लोग क्वेश्चन भेज दिया करो अगर आपसे ना निकले तो। हाँ, 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 डाउट तो हम लेंगे यार, पहले मुझे अपने सिलेबस को करा तो लेने दो। अभी अगर आप लोग के पास में, यश राव पूछ रहा, अगर आप लोगों ने पर्टिकुलर टॉपिक का कोई क्वेश्चन पूछना है तो भेज दो मेरे पास। अब कोई पूछेगा एम्पेरिकल फार्मूला और मालिकुलर फार्मूला के क्वेश्चन कराओ, तो वो तो मैंने पढ़ाया ही नहीं, तो मैं क्वेश्चन कहां से करा दूंगा अभी? बस वही टॉपिक रह रहा है। एक बार चैप्टर खत्म हो जान दो, इस वीक में हो जाएगा। फिर जो डाउट आएंगे वो देख बता देना मेरे को। बस ये ध्यान रखना वो कहीं चैप्टर 8 की ना हो, ये भी ध्यान रखियो। चैप्टर 8 वाला डिस्कस 8 में होगा, अभी नहीं। हाँ, चलो, हो गया। अब बाकी बच्चे मुझे फटाफट मैसेज बॉक्स में बताएं, क्या जो मैंने समझाया है उसमें तो किसी को कोई दिक्कत नहीं? एक बार फटाफट मैसेज बॉक्स में टाइप करो फटाफट, देखो कोई दिक्कत तो नहीं, बताओ, बोलो। बोलो भाई। हाँ, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है भाई, ठीक है, ठीक है। ओके।
चलिए, अब मैं आपको स्टाइकियोमेट्री करवाने के लिए एक और सुंदर मेथड बताता हूं जो आमतौर पे कोई नहीं बताता। ये मेथड एनसीईआरटी में भी नहीं है और बहुत काम आता है अच्छे क्वेश्चंस करने के लिए। इसको किसी ने पूछा भी था कि सर पीओएसी मेथड क्या होता है। हेडिंग डाल लो, पीओएसी मेथड। इसका पूरा फॉर्म होता है प्रिंसिपल ऑफ, है ना, प्रिंसिपल ऑफ एटम कंजर्वेशन मेथड। प्रिंसिपल ऑफ एटम कंजर्वेशन मेथड तो हो गया पीओएसी, प्रिंसिपल ऑफ एटम कंजर्वेशन मेथड। इससे भी आपको स्टाइकियोमेट्री के बेहतरीन क्वेश्चन करने में कामयाबी मिलेगी। पता है अभी तक क्या दिक्कत थी? एक बात देखो, हम क्या करते थे, जैसे मैं सीए लिखूं प्लस O2 लिखूं, मिलके क्या बनेगा ये मुझे नहीं पता अगर थोड़ी देर के लिए, लेकिन अगर मैं यहां MgO लिख दूं, कोई मेरी इस रिएक्शन को मानेगा? कहेगा क्या सर बकवास कर रहे हो, मैग्नीशियम कहां से आ जाएगा? जब आपने इस तरफ मैग्नीशियम का कोई एटम लिया ही नहीं तो यहां कैसे आ जाएगा? ये रिएक्शन तो सरासर गलत है। इसका मतलब ये हुआ कि यहां पे मैं CaO लिख दूं, CaO2 लिख दूं, वगैरह वगैरह, CA2O लिख दूं, आप कहोगे इनमें से कुछ भी हो सकता है। ये तो वैलेंसी के आधार पे हम देखेंगे कौन सही है कौन गलत है, लेकिन MgO तो हो ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि एटम हमेशा रिएक्शन में कंजर्व्ड होते हैं, जिसका एटम लिया है उसी का ही एटम बनेंगे। एटम हमेशा कंजर्व, अगर यहां कैल्शियम का लिया तो उधर भी कैल्शियम ही होना चाहिए, अगर इधर ऑक्सीजन लिया तो उधर भी ऑक्सीजन होना चाहिए। तो हमेशा किसी भी रिएक्शन में एटम कंजर्व्ड होते हैं, और इसी पे जो प्रिंसिपल बनता है उसको हम पीओएसी मेथड कहते हैं। इसको बताने से पहले मैं पहले आपको यह बताता हूं कि इस मेथड की विशेषता क्या है। अभी तक आपने जितनी भी स्टाइकियोमेट्री करी उसमें आपने रिएक्टेंट और प्रोडक्ट लिखा लिखा, फिर बैलेंस भी करा करा है। मैं कोई एक ऐसा मेथड बता दूं जिसमें इक्वेशन को बैलेंस ही ना करना पड़े और आंसर आ जाए, आपको कहो सर नेकी और पूछ पूछ, सर यही पहले बताओ। आप तो हमेशा वो ट्रिक्स बताओ जिससे हम क्वेश्चन को फटाफट 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 कर ले। सर सिंपल इक्वेशन तो फिर भी बैलेंस हो जाती हैं, मुश्किल वाली रिएक्शन को तो बैलेंसिंग करने में ही बहुत समय लग जाता है ना, बैलेंसिंग करने में ही बहुत टाइम लग जाता है सिंपल वाले को। तो फिर सर फिर क्या होगा? फिर क्या होगा? तो भाई आप कह सकते हो, तो पीओएसी मेथड का बेसिक प्रिंसिपल ये है कि एटम कंजर्व्ड होते हैं। अगर इधर कैल्शियम लिया है तो उधर भी कैल्शियम होगा, अगर इधर मैग्नीशियम लिया है तो उधर भी मैग्नीशियम ही होगा। और इस मेथड की सबसे बड़ी खासियत पता क्या है? कि स्टाइकियोमेट्री क्वेश्चन में इक्वेशन को बैलेंस नहीं करना पड़ता है। तो बैलेंस ना करें तो इससे अच्छी तो वो क्या बात है। अब मैं आपको बताता हूं कि पीओएसी मेथड अप्लाई कैसे किया जाता है। मैं उसका डेरिवेशन नहीं बताऊंगा क्योंकि डेरिवेशन में काफी टाइम लग जाएगा, लेकिन उस ट्रिक को डायरेक्ट इस्तेमाल करने से हमारे स्टाइकियोमेट्री के क्वेश्चन और जल्दी निकल सकते हैं।
जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, एक बड़ी मैं आसान सी रिएक्शन लेता हूं, CH4 प्लस O2 फॉर्मिंग CO2 प्लस H2। सबकी जानी पहचानी रिएक्शन है ना। लेकिन ये रिएक्शन बैलेंस नहीं है। देखो, ये रिएक्शन बैलेंस नहीं है। बैलेंस करेंगे, क्वेश्चन करेंगे, वो भी एक मेथड है। और मान लो मुझे इसके मोल्स दिए हों और इसके किसी के निकालने हो, तो अभी तक तो बैलेंस करते थे। मैं आपको एक ऐसा मेथड बताने जा रहा हूं जिसका नाम ये है, और इसमें इक्वेशन को बैलेंस नहीं करना होता है। कैसे? अप्लाई करना सीखो, एक बार अप्लाई करना सीख लो। देखो, इधर कार्बन है तो इधर भी कार्बन है, इधर हाइड्रोजन है तो इधर भी हाइड्रोजन है, इधर भी ऑक्सीजन है तो इधर ऑक्सीजन दो बार है, लेकिन ऑक्सीजन तो है। तो क्या आपको नहीं लगता तीन एटम अगर इधर है तो तीन एटम उधर भी है, तो एटम तो हमेशा कंजर्व रहेंगे। ठीक। तो अगर मैं पीओएसी कार्बन के लिए लगाता हूं, मतलब मैं ये मान के चलता हूं कि जो मैंने रिएक्शन कराई है उसमें कार्बन कंजर्व्ड है। कंजर्व का मतलब जितना लिया था सब खत्म हो गया, बचा कुछ भी नहीं। मतलब कार्बन लिमिटिंग रिएजेंट है, ये मान के चलो। और आपको तो पता है जो लिमिटिंग रिएजेंट है वही प्रोडक्ट को डिसाइड करता है। अब आप क्या करोगे, यहां कार्बन कितनी जगह पे? एक जगह पे। यहां कार्बन कितनी है? एक जगह पे। कार्बन का नीचे क्या लिखा है? इंडेक्स 1। ये देखो 1। आजा भाई 1। और इसमें भी इंडेक्स कितना हो गया? 1। और तो कोई कार्बन नहीं है, तो पता क्या लिखोगे? ट्रिक देखो, 1 इंटू क्या है? CH4 है ना, 1 इंटू मोल्स ऑफ CH4 इक्वल टू, बस 1 इंटू मोल्स ऑफ CH4 लिख दिया। कार्बन के लिए पीओएसी लगाया, इसका इंडेक्स 1 है, इसका इंडेक्स 1 है, पता नहीं समझ में? इसका इंडेक्स 1 है, तो 1 इंटू मोल्स ऑफ CH4 लिख दो। अब उधर चलो, यहां भी कार्बन एक ही जगह, यहां भी 1 है, तो 1 इंटू मोल्स ऑफ CO2। बस ये फार्मूला बन गया। एक वैल्यू पुट करो, दूसरे के निकाल लो। बैलेंसिंग करने की कोई जरूरत नहीं। समझ गए? लेकिन ये तब मान के चल रहा हूं जब कार्बन लिमिटिंग रिएजेंट है, क्योंकि जो खर्च होगा वही तो बनाएगा। मान लो ऐसा क्वेश्चन आ जाए, नहीं भाई पीओएसी जो है कार्बन के लिए नहीं, हाइड्रोजन के लिए लगाना है, हाइड्रोजन एटम के लिए। क्यों? कार्बन के लिए क्यों नहीं? क्योंकि इस बार लिमिटिंग रिएजेंट हाइड्रोजन है। तो हाइड्रोजन यहां कितना है? एक यहां पे है, एक यहां है। यहां हाइड्रोजन का इंडेक्स कितना? 4। तो क्या लिखोगे? 4 इंटू मोल्स ऑफ क्या बेटा? CH4 इक्वल टू, अब इक्वल टू इधर चलो, यहां H के नीचे 2 लिखा है, H2O है ना, तो 2 इंटू मोल्स ऑफ H2। अब एक के मोल दिए, दूसरे निकाल लो। आया समझ में? अब अगर आपको, अगर नहीं यार हम पीओएसी ऑक्सीजन के लिए निकालना चाहते हैं, भाई ऑक्सीजन लिमिटिंग रिएजेंट है, बाकी लिमिटिंग नहीं है, तो ऑक्सीजन यहां एक जगह है और यहां दो जगह है। तो ऑक्सीजन का इंडेक्स कितना है? 2। तो क्या लिखोगे लेफ्ट हैंड साइड में? 2 इंटू मोल्स ऑफ O2 इक्वल टू, उधर चलो, ऑक्सीजन यहां भी है यहां भी है, तो आपको 2 इंटू, समझ गए होगे, मोल्स ऑफ CO2 लिखा। और ऑक्सीजन यहां भी है तो ये भी लेना पड़ेगा अब की बार, तो प्लस भी लगाना पड़ेगा क्योंकि प्लस है यहां पे। तो वॉट, यहां पे O का इंडेक्स कितना? 1। तो 1 इंटू मोल्स ऑफ वाटर। अब इसमें दो वैल्यू पुट कर दो, तीसरी निकाल लो। और आपको आपको कोई भी इक्वेशन बैलेंस करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये जैसे लिखा है वैसे लिखा है। अब नैन्सी ने पूछ लिया, सर ये कैसे डिसाइड होगा कि किसके लिए पीओएसी लगाना है? वो जब क्वेश्चन पढ़ोगे ना, अभी मैं एक करवा देता हूं, बाकी पेट आपका कल भर दूंगा। पेट भी तो भरना होता है ना, वो कल भरूंगा। लेकिन अभी 7 बजने जा रहे हैं तो ज्यादा तो टाइम नहीं ले सकता आपका।
लेकिन एक क्वेश्चन से आपको आइडिया लग जाएगा कि हमें किसके लिए पीओएसी लगाना है, किसके लिए, वो अपनी दिमाग है, वो समझ में आ जाएगा। ठीक, आ गया समझ में? तो पहले ये बताओ, मैं अभी क्वेश्चन करवाने जा रहा हूं, ये जो लिखा है ये कैसे लिखा जाता है ट्रिक के आधार पर, क्या ये समझ में आया? पहले तो ये बता दो, फिर मैं आपको एक क्वेश्चन करा देता हूं और पेट आपका कल भर दूंगा। मैंने पेटा नहीं भरा, वो कल भर दूंगा। बोलो भाई। हाँ, ये ध्यान रखना। ये हम लोगों ने जो लिखा है वो कैसे लिखा है, क्या ट्रिक बताइए, वो समझ में आया कि नहीं आया, पहले ये बताओ। तसल्ली से देख लो, 3 बार लिखी है। एक बार सी के लिए लगाएंगे तो क्या होगा, एच के लिए लगाएंगे तो क्या होगा, ओ के लिए लगाएंगे तो क्या होगा। हाँ, एक बार लिखना सीख जाओ। और ये सारे क्वेश्चन आईआईटी लेवल पे काम आते हैं, जेई एडवांस लेवल पे काम आते हैं। अब भाई, अरे मैसेज बड़े धीमे धीमे आ रहे हैं भाई, बता तो दो यार, कमाल करो हो यार पांडे जी, जरा फटाफट बताओ। अरे सार्थक, कहाँ है तू? है भाई, सबसे पहले क्लास में सार्थक बैठता है और उसके बाद ही सारे बच्चे आते हैं। तू जवाब देता नहीं यार, मेरा प्यारा स्टूडेंट है तू यार, है? कमाल करते हो यार सार्थक। है, सारे बच्चे बोल रहे हैं हाँ 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 जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी, है। हाँ, ठीक है। हाँ, ओके, आया समझ में? ठीक है भाई। अब आपका एक क्वेश्चन करवा देता हूं, देखो। वो क्वेश्चन ये था, लिखो, देखो, ये क्वेश्चन एडवांस में आया। क्वेश्चन लिखो, व्हाट इज मास ऑफ कैल्शियम फॉस्फेट टू बी फॉर्म्ड, नोट करो, बाकी इससे मेथड के और सारे क्वेश्चन कल कराएंगे। फिर कह रहा हूं, अगर कुछ कमी रह जाएगी तो चिंता मत करियो, कल हो जाएगा। फ्रॉम 112 ग्राम कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड, ये जेई एडवांस का क्वेश्चन था। अब जिनको, हाँ, सार्थक अब लिख रहा है यस सर। मैं पहले लिखा कर यार महाराज, है, तेरी मुझे बड़ी चिंता रहे यार, तू भी ऐसी बात करे यार, है। तो अब क्या है, देखो मैं आपको बताता हूं। देखो, ये क्वेश्चन जब जेई एडवांस में आया तो बड़े बड़े खिलाड़ी गिर गए। क्यों? जिनको सिंपल स्टाइकियोमेट्री आती तो कर ही नहीं सकते। क्यों? CaO से क्या बनाना है? कैल्शियम फॉस्फेट। और एक चीज मैं बताना भूल गया, कैल्शियम फॉस्फेट का मोलर मास उन्होंने हमें दे रखा था 310, ये वैल्यू हमें गिवन थी, नोट कर लो, है? होगी 310 वैल्यू। ये से ये बनाया। सिंपल बच्चा क्या सोचेगा, यार इसकी रिएक्शन किससे हुई होगी, और यहां फॉस्फेट है, यहां तो कुछ है ही नहीं, इसका मतलब सीएओ की रिएक्शन प्लस में कुछ हुई होगी कुछ, और फिर ये बना होगा। अब किससे हुई पता ही नहीं। अब एक सिंपल बच्चा क्या सोचता है, यार पहले वो लिखो फिर बैलेंस करो, फिर तो हो गया काम, फिर तो हो ही गया काम। अब इसमें और कौन सा रिएक्टेंट है पता ही नहीं। अब पता है क्या करोगे? नैन्सी ने पूछा ना कैसे पता लगेगा, पता है मेरी ट्रिक क्या है? इन दोनों में देख लो कॉमन कौन है। ऑक्सीजन भी है और कैल्शियम भी है, ऑक्सीजन भी है और क्या, कैल्शियम भी है। तो इन दोनों में ये चीजें थी। आया समझ में? रुक जाओ बेटा, जल्दबाजी ना करो, जल्दबाजी ना करो, जल्दबाजी ना करो। ठीक है, तो आप मुझे ये पहले बताओ कि ऑक्सीजन के लिए भी हो सकता है और उसके लिए भी हो सकता है, लेकिन अपने को ये पता है, दिमाग लगाना, दिमाग लगाना, ऑक्सीजन तो क्या पता आगे भी बनता हो जो लिखा नहीं है, क्या पता ऑक्सीजन आगे यहां भी लिखा हो, लेकिन कैल्शियम तो एक ही बार लिखा जाएगा।
तो हम पीओएसी देखो फास्फोरस के लिए नहीं लगा सकते क्योंकि इधर तो है ही नहीं, लेकिन हम कैल्शियम के लिए भी लगा सकते हैं और ऑक्सीजन के लिए भी लगा सकते हैं। लेकिन अब इसमें क्वेश्चन में बताया तो है नहीं कि कैल्शियम कंजर्व है कि नहीं, ऑक्सीजन कंजर्व है या नहीं, तो दिमाग भी तो कोई चीज होती है। अभी ऑक्सीजन का पीओएसी लिखा था ना, प्लस भी आया था, इसका मतलब ऑक्सीजन कहीं और भी आ सकता है, इधर भी आ सकता है, लेकिन कैल्शियम तो एक ही जगह आएगा, मेन मेटल तो एक ही जगह आएगा। इसलिए आपको यहां पर मेरी सलाह है, ऐसे पता लगेगा कि पीओएसी सिर्फ सीए के लिए लगाइए। अब कैल्शियम का यहां इंडेक्स कितना है 1, यहां इंडेक्स कितना है 3, ट्रिक आपको पता ही है, कोई बैलेंस करने की जरूरत नहीं। 1 into मोल्स ऑफ CaO, ठीक है, इक्वल टू 3 into क्या, मोल्स ऑफ किसका, कैल्शियम फॉस्फेट। लिख दिया ऐसे, कोई दिक्कत तो नहीं, तरीका मैंने बता ही दिया था। 1 into मोल्स ऑफ CaO, CaO का मास दिया 112, और मास को मोल्स में बदलने का तरीका 112 को इसके मोलर मास से डिवाइड कर दो, ये होता है 40, ये होता है 16, 56 से डिवाइड कर दो, और 3 into इसका मास चाहिए और ये इसका मोल्स है। तो मास अगर मैं x मान लूं कि x बना, तो x बटा इसका मोलर मास 310 है। देख लो क्वेश्चन सॉल्व हो गया, ये 2 हो गया ना भाई। तो मेरा आंसर हो गया 310, सॉरी सॉरी सॉरी, 310 इंटू 2/3 हो गया। तो कितना हो गया, 200, 202, 2 3 6 और ये 3, तो 620/3, 3 दूनी 6, 0, अरे 0, और 3 6 18, 206.6 ग्राम, ये इस क्वेश्चन का आंसर है। अब इस क्वेश्चन को मैंने निकाल दिया पीओएसी से। अगर आप इसको सिंपल स्टाइकियोमेट्री से करते तो करते ही रह जाते, नहीं कर पाते। तो फिर आपको यह सोचना पड़ता कि दूसरा रिएक्टेंट कौन है, उसकी इसके साथ रिएक्शन हुई होगी, फिर ये बना होगा, प्लस में कुछ और, ये तो अधूरी इंफॉर्मेशन है। तो जब आधी अधूरी इंफॉर्मेशन होती है तो पीओएसी का मेथड बेस्ट होता है। और सोच समझ के पीओएसी सिंपल वाले के लिए लगा दो और प्लस वाले से बचो, क्योंकि प्लस में तो उसकी भी चाहिए, इसकी भी इंफॉर्मेशन चाहिए, वो है नहीं। तो जो एक बार लिखा हो उसकी कंफर्मेशन से पीओएसी लगा दो और क्वेश्चन फटाफट सॉल्व हो गया। और अब मुझे ये पहले बताओ, क्या ये मेथड देखो कितना आसान है, ना तो रिएक्टेंट लिखना पड़ा, ना बैलेंसिंग करनी पड़ी। अरे तो पहला क्वेश्चन करवा रहा हूं तो धीमे धीमे बोल रहा हूं, तसल्ली से बोल रहा हूं, ये तो जमा आसान है और फटाफट कर दोगे। क्या समझ में आया आपको ये मेथड? लेकिन वही बात है ना सर, पेटा नहीं भरा। पेटा तो तब भरेगा ना जब इसके कम से कम 3 4 और कराऊं, वो मैं कल करा दूंगा। लेकिन मेथड सिखा दिया है, जिसको थोड़ा कम समझ में आया है उसको वो दोबारा पढ़ ले, ठीक है, और साथ ही साथ में वो थोड़ा सा प्रैक्टिस करे और आ जाएगा। दुनिया में क्या नहीं आ सकता, सब कुछ आता है। और आप लोग तो यंग बालक हो, बहुत मेहनत करके चीजों को आगे कर सकते हो, ठीक है भाई। लेकिन चीजें मैंने बड़े आराम से आपको बता दी हैं, और आप देखो कितना आराम से मेथड हो गया। सिंपल स्टाइकियोमेट्री में इस क्वेश्चन को कोई कर ही नहीं सकता था, पागल हो जाता। तो ये मेथड वहां काम आता है। सिंपल क्वेश्चन को तो कैसे भी कर लो, लेकिन जो मुश्किल को आसान बना दे तो उसे विनोद कहते हैं। खैर मैं अपनी तारीफ कर रहा हूं, वो तो बेकार की बात है, लेकिन जो मुश्किल को आसान कर दे उसे विनोद सर कहते हैं। लेकिन फिर वही बात आ गई, सर आप अपनी तारीफ कर रहे हो, कोई नहीं, थोड़ी बहुत कभी कभी कर लेनी चाहिए, ठीक है। थोड़ा सा नेगेटिविटी के माहौल में पॉजिटिविटी आ जाती है। लेकिन इस मेथड का पिट्टा आपका तब भरेगा जब मैं कल आपको 3 4 क्वेश्चन और कराऊं। बताइए कैसी लगी आज की क्लास, कैसा लगा आपका मोमेंटम, मुझे आपके फीडबैक का इंतजार रहेगा। बताइए मैसेज बॉक्स में फटाफट जाके टाइप्स करिए और बताइए कैसा लगा, ठीक है भाई। ओके, 7:10 हो चुके हैं, हाँ 7:10 हो चुके हैं, और अब आपसे कल मिलेंगे सेम समय पर। हंसते रहिए, खेलते रहिए, मुस्कुराते रहिए, एंटीबॉडीज बनाते रहिए।